हाँ जी। तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में शायद हमने आमेर का इतिहास शुरू कर दिया था। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। हम कहते हैं कि जो कछवाहा डायनेस्टी के किंग्स थे या कछवाहा डायनेस्टी के जो लोग हैं वो भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, इसलिए वास्तव में तो कुशवाहा है, पर वो अपभ्रंश होता होता कछवाहा हो गया। रघुवंशी या इक्ष्वाकु वंशी सूर्यवंशी होने के कारण इन्हें रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। दुलराय नाम का एक राजा पढ़ा था हमने, जो 1137 में नरवर से अपने यहाँ पर आता है और बड़गुर्जरों को हराकर पहले दौसा पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद वो मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर कब्जा कर लेता है। रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर बनवाता है, इसलिए उसको जमुआ रामगढ़ भी कहा जाता है। फिर काकिल देव 1207 में आमेर पर कब्जा कर लेता है, मीणाओं को हरा करी, और अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाता है यहाँ पर। कहते हैं आमेर का पुराना नाम अंबिकापुर हुआ करता था। फिर आपके बहारमल मजनू खां और चगताई खां की मदद से मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात करता है। 1562 में सांभर में मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, और ऐसा करने वाला वो राजस्थान का पहला राजा था। अपनी बेटी हरखाबाई की शादी अकबर के साथ कर देता है। हरखाबाई की उपाधि मरियम उज्जमानी थी और जहांगीर जो था उसका बेटा था। फिर भगवंत दास 1569 में जब रणथंभौर में सुरजन को युद्ध करने के लिए गए थे अकबर, तो उस समय भगवंत दास और मान सिंह दोनों उसके साथ में थे। भगवंत दास के समझाने पर सुरजन अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। गुजरात में सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाने के कारण अकबर ने उसको आपके नगाड़ा और परचम देकर सम्मानित किया था। और फिर आपके वो अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ कर देता है। मानबाई की उपाधि शाही बेगम रखी गई। खुसरो उसका बेटा था और शराब की आदतों से तंग आकर जहांगीर की शराब की आदतों से परेशान हो गई थी वो महिला, और उसने सुसाइड कर लिया था। फिर हम मानसिंह के बारे में पढ़ रहे थे। 1590 में जब उसका राज तिलक हुआ तो अकबर ने उसको 5000 का मनसब दिया, लेकिन अकबर अपने मरते मरते 1605 में उसे 7000 का मनसब दे गया था। अकबर के समय में किसी हिंदू राजा को सबसे बड़ा मनसब उसी का था। अकबर ने उसे काबुल, बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया था। काबुल में उसे मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में वो 1581 से 86 तक लगभग वहीं रहता है, और उसने 5 अफगान कबीले, जिनमें रोशनिया और यूसुफ जई कबीले प्रमुख थे, को हराता है। उसके बाद आमेर के झंडे का रंग पचरंगा कर दिया गया। इससे पहले आमेर का झंडा सफेद रंग का था, जिसमें 6 टहनियों की एक झाड़ी थी, जिस वजह से उसे झाड़साई झंडा भी कहा जाता था। बिहार के अंदर जब उसे सूबेदार बनाया गया था तो बिहार में वो एक मानपुर नाम का नगर बसाता है। फिर बिहार में बेकटपुर के अंदर भवानी शंकर का मंदिर बनाता है। गया के अंदर वो महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाता है। इसी दौरान वो उड़ीसा जीतता है। उड़ीसा में नासिर खां और कतलू खां को हराता है और पूर्व के जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा कर लेता है। बंगाल में अपने नियंत्रण के दौरान उसने अकबर नगर या राजमहल, जिसे आजकल कहा जाता है, की स्थापना की। पूर्वी बंगाल या ढाका के राजा केदार को हराकर वहां से शिला माता की मूर्ति लेकर आया और उसे आमेर के किले के अंदर लगवाया। शिला माता आमेर के कछवाहाओं की इष्ट देवी है। उसने आमेर में किले का निर्माण करवाया था। वृंदावन में राधा गोविंद के मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसकी जो रानी थी कनकावती, उसने अपने बेटे जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जिसमें भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा किया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने उसके बेटे जगत सिंह को शिक्षा प्रदान की थी। पुंडरीक विठल नामक दरबारी उसके विद्वान उसके दरबार में था, जिसने रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय और दुनि प्रकाश नामक पुस्तकें लिखी थी। और उसके दरबार में एक जगन्नाथ था, जिसने आपके मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक पुस्तक लिखी थी। उसी के दरबार में मान प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। जैसे कई लोगों ने अलग अलग ऐसे कविताएं वगैरह उसके दरबार में या रचनाएं वगैरह उसके दरबार में लिखी थी। फिर हम पढ़ रहे थे मानसिंह की उपाधियां, और उसे फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। इसमें फरजंद का मतलब होता है बेटा। मतलब चलो हम आगे इसके बाद अन्य राजा कौन कौन थे और उनके बारे में पढ़ेंगे। हम एक राजा पढ़े, हाँ जी। तो कल हमने 2 राजा पढ़े थे, एक मिर्जा राजा जय सिंह और एक सवाई जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, जिनका रूलिंग पीरियड 1621 टू 1667 तक था, अर्थात 46 ईयर्स रूलिंग पीरियड था, जो कि किसी भी कछवाहा रूलर का लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड था। 3 मुगल एम्परर आए इस दौरान, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को साउथ इंडिया में अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। शाहजहां उन्हें कंधार कैंपेन पर भेजता, उस समय मिर्जा राजा का टाइटल देता है। शाहजहां के बेटों में जब सक्सेशन स्ट्रगल हुआ तो इनिशियली शुरुआती संघर्ष में उन्होंने दारा का साथ दिया और बहादुरपुर के युद्ध में दारा के सेनापति के रूप में शुजा को हराया था। पर सामूगढ़ के युद्ध के बाद जब औरंगजेब बादशाह बन जाता है, औरंगजेब का बादशाह बनना लगभग निश्चित हो जाता है, तो
वो औरंगजेब की तरफ आ गए थे और जसवंत सिंह को भी औरंगजेब की तरफ लाने का प्रयास किया था। और फिर जब दौराई के युद्ध के अंदर वो औरंगजेब की तरफ से लड़े थे। कालांतर में औरंगजेब ने उनको साउथ इंडिया में शिवाजी के खिलाफ भेजा था और 1665 की पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह की कूटनीतिज्ञता या उनकी डिप्लोमेसी का ही परिणाम था, जब शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़ गए थे। लेकिन कालांतर में शिवाजी का आगरा में औरंगजेब द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाना तथा शिवाजी को वहां से भगवाने के अंदर भी कहते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह की भूमिका थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगाबाद के पास जयसिंहपुरा नाम का कस्बा बसाया था। जयपुर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे पहले किसी टाइम में ईगल हिल या चील का टोला कहा जाता था। हिंदी के प्रख्यात विद्वान बिहारी जी ने उनके दरबार में रहते हुए 713 दोहों का भक्ति रस और श्रृंगार रस से परिपूर्ण बिहारी सत्सई नामक पुस्तक लिखी थी। बिहारी जी के भांजे कुलपति मिस्र मिर्जा राजा जयसिंह के साथ साउथ इंडिया में रहे थे, तो उन्होंने साउथ इंडिया के कैंपेन पर 52 बुक्स लिखी है। राय कवि ने जयसिंह चरित्र नामक एक पुस्तक लिखी। फिर हमने सवाई जयसिंह पढ़े, जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों मुअज्जम और आजम में जब लड़ाई हुई तो इन्होंने आजम का साथ दिया। मुअज्जम जीत गया, बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। उसने आमेर पर अटैक किया। सवाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना दिया और आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था। पर देवारी समझौते में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर तीनों इकट्ठे होते हैं। कालांतर में सांभर के युद्ध में मुगल सेना को हराकर सैयद हुसैन खान मुगल सेनापति को मारकर सवाई जयसिंह आमेर के राजा बन जाते हैं। बूंदी में दलेल सिंह और उमेद सिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह का साथ दिया। भरतपुर में मोहकम सिंह और बदन सिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में उन्होंने बदन सिंह का साथ दिया। बदन सिंह को डीक की जागीर और ब्रजराज की उपाधि दी। भरतपुर का विद्रोह शांत करने की वजह से मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। गंगवाना के युद्ध में जोधपुर के राजा अभय सिंह को हराया, क्योंकि अभय सिंह और बीकानेर के जोरावर सिंह के युद्ध में इन्होंने जोरावर सिंह का साथ दिया था। मुगलों ने इन्हें 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया था, 1713, 1730 और 1732। एक बार फर्रुख शेर और 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला। जहां पर मराठों के खिलाफ पील सूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध और रामपुरा का युद्ध लड़ा। इसमें पील सूद में जीत मिली और बाकी दोनों युद्धों में हार। मराठों के खिलाफ राजस्थान के सभी राजाओं को एकजुट करने के लिए 1734 में हुरुडा कॉन्फ्रेंस का मास्टरमाइंड सवाई जयसिंह ही था। उसके बाद सवाई जयसिंह की जो आर्ट एंड कल्चर की अचीवमेंट्स है वो और ज्यादा है। हाँ, एक बीच में और की सवाई जयसिंह ने मुगलों की तरफ से मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से वो ये समझौता कर रहे थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने जयपुर जैसा एक सुंदर आधुनिक भारत का प्रथम प्लान्ड सिटी बनाया था। 18 नवंबर 1727 को आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य ने इस शहर की स्थापना की थी। एक पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था, जहां पर बादल महल के निर्माण के साथ जयपुर की शुरुआत की गई, जो इराक के बगदाद और चीन के कैंटन शहर के नक्शों के आधार पर 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया था। जयपुर की सुरक्षा के लिए मराठा आक्रमण से बचाव के लिए एक पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला बनाया गया, जिसे पहले सुदर्शनगढ़ कहा जाता था, जो जयपुर का पहरेदार किला कहलाता है। राजा ने खुद के रहने के लिए सिटी पैलेस या चंद्र महल नामक 7 मंजिला एक महल का निर्माण करवाया था। लोगों के पीने के पानी के लिए हरमाड़ा से एक नहर लेकर आए थे। अश्वमेध यज्ञ के समय जो ब्राह्मण आए थे उनके रहने के लिए मानसागर झील में जल महल का निर्माण करवाया था। स्वयं एक अच्छे गणितज्ञ और वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वाले थे, इसलिए जयपुर सहित देश के 5 स्थानों पर जंतर मंत्र बनवाए थे, जिनमें पहला दिल्ली है, सबसे बड़ा जयपुर है, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद बनारस और फिर मथुरा के अंदर जंतर मंत्र बनाए गए थे। गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया गया था, जो गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान की प्रधान पीठ है, और स्वयं को जयपुर के राजा गोविंद देव जी का दीवान माना करते थे। खुद ने ज्योतिष की एक बुक लिखी जयसिंह कारिका, और एक नक्षत्रों की सारिणी तैयार करवाई थी जीज मोहम्मद शाही। दरबारी विद्वान पुंडरिक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम लिखी। नयनचंद्र मुखर्जी उकर का संस्कृत अनुवाद करते हैं, जो कि एक अरबी ग्रंथ था। केवलराम लाकोरिथम नामक फ्रेंच बुक का विभाग सारिणी नाम से संस्कृत अनुवाद करते हैं। पंडित जगन्नाथ ने यूक्लिड ज्योमेट्री का संस्कृत ट्रांसलेशन किया और सिद्धांत कौस्तुभ और सिद्धांत सम्राट नामक पुस्तकें भी लिखी थी। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को विदेशों से बुक्स कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। सूरत खाना नामक पेंटिंग डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो हर डायमेंशन के अंदर, इवन सोशल रिफॉर्म में सती प्रथा को कंट्रोल किया, चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल किया, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया, ब्राह्मणों का
जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था आपस में, उसको खत्म किया। साधु संतों को फैमिली लाइफ के लिए प्रमोट किया, उनको अनकरेज किया। मथुरा के पास बैरागपुरा नामक गांव बसाया था उनके लिए। 1740 में अश्वमेध यज्ञ करवाया, जो किसी भी हिंदू राजा द्वारा करवाया जाने वाला अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। पुंडरिक रत्नाकर उसके पुरोहित थे। दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था तथा अपने भाई बंधुओं के साथ लड़ता हुआ मारा गया। दो बात पढ़ी हमने, दो राजाओं के बारे में पढ़ा। आज हम जयपुर के अन्य राजा जो और बचे उनके बारे में हम पढ़ते। हाँ जी, तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? मृदा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, तो उससे पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अच्छा, ईश्वरी सिंह से शुरू किया था हमने। हमने पढ़ा था कि सवाई जय सिंह देवारी समझौते में कहता है कि चंद्र कंवर का जो बेटा होगा उसे अगला राजा बनाया जाएगा, और वो था माधो सिंह। पर सवाई जय सिंह की खिंची रानी से ईश्वरी सिंह नाम का दूसरा पुत्र हुआ, जो कि उसका ज्येष्ठ पुत्र था। सवाई जय सिंह अंतिम समय तक भी इसका डिसीजन लेके गए नहीं सही कि किसको राजा बनाया जाएगा, इसलिए दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात थी। राजमहल का युद्ध होता है, जिसमें ईश्वरी सिंह का साथ भरतपुर वाले देते हैं, क्योंकि भरतपुर के बदन सिंह को राजा बनाने में सवाई जय सिंह का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए भरतपुर के सूरजमल जी ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़े। उधर मेवाड़ वाले ननिहाल वाले थे जगत सिंह सेकंड, तो वो माधो सिंह की तरफ से आए। बूंदी के उमेद सिंह और दलेल सिंह की लड़ाई चल रही थी। दलेल सिंह को पहले सवाई जय सिंह सपोर्ट कर रहे थे, अब ईश्वरी सिंह ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो उनका जो ओपोनेंट था, जो उमेद सिंह था, वो इधर से आ गया था। कोटा के जो दुर्जन साल थे वो इधर से आ गए थे, और मराठे भी इनकी तरफ से लड़े थे। पर राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की शानदार विक्ट्री है, और इस विक्ट्री की याद में वो 7 मंजिला इसर लाट या सरगासुली का निर्माण करवाता है। पर अगले बगरू के युद्ध के अंदर ईश्वरी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उसे माधो सिंह को 5 परगने देने पड़े, उसे उमेद सिंह को बूंदी का राजा मानना पड़ा, और मराठों को युद्ध हर्जाना देना पड़ा, वॉर कंपनसेशन देना पड़ा। और इस वॉर कंपनसेशन के लिए मराठों ने जब उसे टॉर्चर किया तो जहर खा के मर जाता है। उसके बाद माधो सिंह राजा बना। अब युद्ध हर जाने के लिए माधो सिंह पे दबाव डाला गया। तो मैंने बताया था 10 जनवरी 1751 को मराठों के साथ कत्लेआम किया गया, और जयपुर की जनता सड़कों पर आ गई, और जयपुर की जनता ने मराठों को यहाँ पे घेर लिया था। 1759 के काकोड़ के युद्ध में माधो सिंह एक बार फिर मराठों को हराता है। पर 1761 के भटवाड़ा, जो कि बारंग के अंदर एक जगह पड़ती है, काकोड़ टोंक में है, में वो कोटा के राजा शत्रु साल से हार जाता है। यह युद्ध रणथंभौर किले पर अधिकार को लेकर हुआ था। ऐसा कहते हैं कि मुगल बादशाह अहमद शाह ने यह किला माधो सिंह को दे दिया था, जबकि वह पहले से कोटा के राजा शत्रु साल के अधिकार में हुआ करता था। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था, जो अगले 60 वर्षों तक कोटा के रंगमंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आया था। 1763 में माधो सिंह ने अपने नाम पर सवाई माधोपुर नामक एक नए शहर की स्थापना की। मोती डूंगरी के महल बनवाए जयपुर के अंदर, और चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। मोती डूंगरी नीचे जो गणेश जी का मंदिर है, उसके लिए भी कहा जाता है कि वो गणेश जी की जो मूर्ति है, माधो सिंह की एक रानी थी, वो अपने पीहर से लेकर आए थे। उसके बाद में माधो सिंह हो गए। माधो सिंह के बाद में हमने पढ़ा था प्रताप सिंह। तुंगा के युद्ध में जोधपुर के विजय सिंह के साथ मिलकर महाजी सिंधिया को हराकर भगा दिया था। पर पाटन के युद्ध में जब फ्रांसीसी सेनापति डी बोई मराठों का सेनापति बनकर आता है, तो इन्हें हारना पड़ा। और मालपुरा के युद्ध में भी यह दौलतराव सिंधिया के खिलाफ लड़ता हुआ हार गया था। पर हम इसे हवा महल के लिए ज्यादा याद करते हैं, जब 1799 में लालचंद उस्ता नामक वास्तुकार ने 953 झरोखों वाला 5 मंजिला शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा भगवान श्री कृष्ण मुकुट की आकृति में एक भव्य बिल्डिंग बनाई, जो रानियों के तीज और गणगौर की सवारियां देखने के काम आया करती थी। इसका समय चित्रकला का स्वर्ण काल था। इसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की। लालचंद नाम का पेंटर एनिमल फाइटिंग सीन्स डिपिक्ट किया करता था। संगीत का बहुत अच्छा जानकार था। ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। कविता के गुरु गणपति भारती थे। संगीत के गुरु चांद खान थे, जिन चांद खान को इसने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी। उन्होंने स्वर सागर नामक पुस्तक लिखी थी। प्रताप सिंह एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाता है, जिसके अध्यक्ष देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। इसमें अलग अलग विद्वानों द्वारा मिलकर एक पुस्तक राधा गोविंद संगीत सार लिखी गई थी। महाराष्ट्र से एक लोकनाट्य लेकर आए तमाशा, जिसके कलाकार थे बंशीधर भट्ट। इसके दरबार में संगीत, नृत्य, नाट्य से या भिन्न भिन्न कलाओं से संबंधित 22 विद्वान थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता है। इनके रहने के लिए अलग से गुणीजन खाने की स्थापना की गई थी। इतनी जानकारियां हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज उससे आगे, हाँ जी,
तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमने एक पढ़ा जगत सिंह सेकंड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि गिंगोली के युद्ध के अंदर वो कृष्णा कुमारी के लिए जोधपुर के महाराजा मानसिंह से युद्ध करता है। उसके शासन कार्यों में रस कपूर नाम की एक नृत्यांगना हस्तक्षेप करती है। इसे कालांतर में नाहरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, और 1818 में वो अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। फिर हमने पढ़ा था कि जयसिंह थर्ड का मर्डर हो गया था, तो रूपा बडारण मामले की जांच करने के लिए आए कैप्टन नॉलविज और ब्लैक पर हमला कर दिया गया था। इसके अंदर ब्लैक मारा गया था। फिर राम सिंह थर्ड बहुत छोटी उम्र में बना, इसलिए जॉन लुडलो को उसका संरक्षक बनाया गया, और लुडलो ने यहाँ पे समाधि प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस, फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगा दी थी। राम सिंह के टाइम में ही 1857 की क्रांति हुई थी। राम सिंह के टाइम में गुलाबी रंग करवाया गया था। राम सिंह के समय में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट आए थे, तो आपके अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी, जिसके वास्तुकार स्टीवन जैकब थे। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने 1887 में उसका बाद में उद्घाटन किया था। राम सिंह ने कांति चंद्र मुखर्जी की प्रेरणा से या उनकी सलाह पर, ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, एक गर्ल्स स्कूल खोला था यहाँ पर। 1857 में डेवलपमेंट ऑफ आर्ट के लिए मदरसा हुनरी खोला गया, जिसे बाद में नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट किया गया, जिसे हम वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं। महाराजा कॉलेज की स्थापना की थी, आपके इसकी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ब्लू पोट्री को फेमस करने वाले जयपुर के अंदर उन्हीं के समय में ब्लू पोट्री फेमस हुई थी। रामनिवास बाग जो अल्बर्ट हॉल के सामने बना हुआ है, वो उनके द्वारा ही लगवाया गया था। और जयपुर में एग्जैक्टली मैंने बताया था कि गुलाबी ने गेरुआ रंग करवाया गया था। फिर हम माधो सिंह सेकंड पढ़ रहे थे, जिन्हें बब्बर शेर कहा जाता है, जो बीएचयू के लिए 5 लाख रुपए देते हैं। 1904 में जयपुर में पोस्टल सर्विस शुरू करते हैं, जो राजस्थान की किसी भी प्रिंसली स्टेट में पहली बार पोस्टल सर्विस शुरू की गई थी। और मुबारक महल बनवाते सिटी पैलेस में, और नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाते हैं। जब लंदन गए थे तो गंगा जल अपने साथ में लेकर गए थे। मानसिंह सेकंड, जो कि आजादी के समय जयपुर के राजा थे, जो राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज प्रमुख बनाए गए थे। और गायत्री देवी उनकी रानी थी, जिनकी बुक हमने पढ़ी थी, द प्रिंस रिमेंबर्स। और जो गायत्री देवी थे वो राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी। इतनी बातें कल हम पढ़ी थी। जयपुर रियासत पढ़ ली थी हमने।